हेलो दोस्तों, आपका बहुत स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल ललित एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में। तो दोस्तों, मैं क्लास 9th का मैथ पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूँ आज से, जिसमें सबसे पहले चैप्टर 1 से शुरुआत हो रही है। तो चैप्टर 1 है आपका संख्या पद्धति। तो सबसे पहले मैं इसके बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बात करना चाहूँगा। कुछ डेफिनेशन है। नंबर 1 आप हेडिंग डालेंगे। नंबर फर्स्ट है प्राकृतिक संख्या। क्या है? प्राकृतिक संख्या। क्या है? प्राकृतिक संख्या। इसकी डेफिनेशन है यह संख्याएं यह संख्याएं एक से अनंत तक होती है। क्या? ये संख्याएं एक से अनंत तक होती है। ये संख्याएं एक से अनंत तक होती हैं। फॉर एग्जांपल, यानी कि इसमें एक शामिल होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, डॉट डॉट डॉट, यानी अनंत तक होंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 इस तरह से अनंत तक होंगी। इसे हम इन्फिनाइट को अनंत कहते हैं। ये इन्फिनाइट है, इसे ही हम अनंत कहते हैं। क्या कहते हैं? अनंत। नंबर 2 हेडिंग डालेंगे आप पूर्ण संख्या। क्या? पूर्ण संख्या। क्या डालेंगे? पूर्ण संख्या। इसमें आप लिखेंगे यह संख्याएं जीरो से अनंत तक होती हैं। क्या? यह संख्याएं जीरो से अनंत तक होती हैं। ये संख्याएं जीरो से अनंत तक होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, यानी कि इसमें क्या से शुरू होती है? इसमें 1 से शुरू होती हैं। यानी कि प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती हैं और पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होती हैं, और बाकी सब सेम ही रहता है। 0 के बाद क्या था? 1, 1 के बाद क्या था? 2, 2 के बाद क्या था? 3, 3 के बाद क्या है? 4। इस तरह से बढ़ते जाते हैं, डॉट 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 इन्फिनाइट। इन्फिनाइट का मतलब हम पता नहीं कर सकते कहाँ तक है। इन्फिनाइट आप कभी कोई ज्ञात नहीं कर सकता है। इन्फिनाइट कितनी बहुत ज़्यादा होता है इन्फिनाइट, यानी 1 लाख 2 लाख, यानी करोड़, अरब, 10 अरब, यानी बहुत ज़्यादा। नंबर 3 ऐड निकालेंगे। वैसे अरे जैसे इससे अब क्वेश्चन कैसे बनता है पता है आपको? क्वेश्चन ऐसे बनता है। क्वेश्चन आपको दे रखा होगा कि बताइए, यानी पूछा हुआ सत्य यानी हाँ या ना में जवाब दे दिए कि क्या प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती है कि नहीं। क्या प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती है कि नहीं? तो आप क्या जवाब दोगे? नहीं होती। क्यों नहीं होती है? क्योंकि इसमें 1 से शुरू होता है और इसमें 0 से शुरू होता है। इसमें 1 से शुरू होता है, इसमें 0 से शुरू होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है कि नहीं, तो आप कहेंगे हाँ। क्यों? क्योंकि इसमें 1 से शुरू होता है और इसमें 0 से शुरू होता है। लेकिन इसमें 1 आ रहा है कि नहीं? जो इसमें आ रहा है वो इसमें आ रहा है कि नहीं? कि हाँ, बिल्कुल आ रहा है। लेकिन जो इसमें आ रहा है वो इसमें नहीं आ रहा। क्यों? इसमें 0 आ रहा है, इसमें 0 आ रहा है, नहीं आ रहा। इस तरह से आप क्या करेंगे कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, लेकिन पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। नंबर 3 पे हेडिंग डालेंगे आप। नंबर 3 पे डालेंगे पूर्णांक। क्या? पूर्णांक। पूर्णांक को आप डैश करके लिखेंगे। पूर्णांक को हम जेड से डिनोट करते हैं, जेड से। पूर्णांक को जेड से और पूर्ण संख्या को डब्लू से। कहाँ गया यहाँ पे? इसे डब्लू से और इसे एन से, इसे डब्लू से, इस तरह से। हाँ, तो देखिए इसे जेड से नोट करते हैं सभी। इसमें हेडिंग डाल लिखेंगे सभी पूर्ण संख्याएं यहाँ पर सभी पूर्ण संख्याएं तथा ऋणात्मक संख्याएं, सभी पूर्ण संख्याएं तथा ऋणात्मक संख्याएं 0 के साथ मिलकर पूर्णांक बनाती हैं। क्या? पूर्णांक
बनाती हैं, पूर्णांक बनाती हैं। इस तरह से सभी पूर्ण संख्याएं तथा ऋणात्मक संख्याएं जीरो के साथ मिलकर पूर्णांक बनाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप इसी संख्या रेखा पर कैसे नोट करोगे कि इस तरह से इसमें होता है -3 ऐसे बीच में होता है जीरो, क्या होता है बीच में जीरो, और इधर की साइड यानी राइट हैंड की तरफ चलती है पॉजिटिव संख्या यानी 1 2 3 डॉट 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 इन्फानाइट। ओके, और इधर चलती है नेगेटिव संख्या यानी इधर क्या आएगा -1 फिर -2 फिर -3 और डॉट 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 यानी डॉट 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 माइनस या -2 -3 डॉट 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 माइनस इन्फानाइट, क्या माइनस इन्फानाइट यानी माइनस अनंत। इन अनंत को ही हम इन्फानाइट कहते हैं, अनंत को ही हम इन्फानाइट कहते हैं। इन्फानाइट इस तरह से बनता है यानी आप 8 बनाते हो, बस इसे लटा के 8 बनाना है, ऐसे करिए इस तरह से, यहाँ पे कॉमा लगा दीजिए बीच में, बस यही पूर्णांक होते हैं। ये पूर्णांक 2 प्रकार के होते हैं, फिलहाल आप नोट कीजिए, फिर मैं चलता हूँ पूर्णांक की ओर। यहाँ पे यहाँ तक नोट कीजिए डॉट 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 इन्फानाइट, यहाँ पे इन्फानाइट है। ओके दोस्तों नोट कीजिए, फिर मैं चलता हूँ। इसके 2 प्रकार हैं, एक धनात्मक पूर्णांक फिर ऋणात्मक पूर्णांक। तो फिलहाल नोट कीजिए, फिर मैं बताता हूँ आपको धनात्मक पूर्णांक क्या होता है और ऋणात्मक पूर्णांक क्या हो। नीचे वाली आंसर लिखेंगे आप कि पूर्णांक 2 प्रकार के होते हैं, क्या 2 प्रकार के होते हैं, क्या पूर्णांक 2 प्रकार के होते हैं। नंबर एक एडेनाल के लेंगे, नंबर 1 धनात्मक पूर्णांक, क्या धनात्मक पूर्णांक। इसे एग्जाम्पल के तौर से समझेंगे, वैसे आप लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो कि इसमें सभी धनात्मक संख्या आती हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, इसमें आएगा धनात्मक संख्या यानी 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, डॉट 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 कहाँ तक इन्फानाइट तक, कहाँ तक इन्फानाइट, यानी इसमें सिर्फ और सिर्फ धनात्मक संख्या आती है। और आपको कहीं लिखा हो कि बताइए -3 एक धनात्मक संख्या है, धनात्मक पूर्णांक है कि नहीं, धनात्मक पूर्णांक आपसे पूछा जाए कि -3 बताइए, -3 एक धनात्मक पूर्णांक है कि नहीं, आप क्या जवाब दोगे, नहीं है। क्यों, क्योंकि नेगेटिव की -3 है। और आपसे पूछा है बताइए +3 एक धनात्मक पूर्णांक है, कि हाँ बिल्कुल है, क्योंकि +3 यार इसमें यानी पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव। किसी भी संख्या के आगे अगर कोई चिन्ह नहीं लगा होता है तो हमेशा वो पॉजिटिव की होती है। किसकी होती है, पॉजिटिव। कोई चिन्ह नहीं लगा हो तो पॉजिटिव चिन्ह माना जाता है। ओके, अब चलिए नंबर 2 हेडिंग डालोगे आप, क्या ऋणात्मक पूर्णांक, क्या ऋणात्मक, क्या डालोगे ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक में क्या होता है कि इसमें सभी नेगेटिव संख्या आती हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, इसमें क्या आएगा, इसमें +1 आ रहा था, इसमें क्या आएगा -1, इसमें फिर -2 फिर -3 फिर -4 यानी -1 -2 -10 -11 -21 -28 यानी डॉट डॉट डॉट, यानी कुछ जो भी संख्या आएगी वो माइनस की ही आएगी, डॉट 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 -1 -2 -3 -4 डॉट 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 माइनस के इन्फानाइट, कहाँ तक माइनस के इन्फानाइट तक। मैंने यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, कुछ नहीं, मैंने क्या बताया था, किसी भी संख्या के आएंगे और कोई चिन्ह नहीं लगा होता है तो प्लस का चिन्ह होता है। ये इन्फानाइट का मतलब क्या है, अनंत। क्या है इसका मतलब, क्या है अनंत, क्या है अनंत। आप कहीं कोई बहुत सारे बच्चे नहीं जानते तो आप कौन यानी कहीं पे लिख सकते हैं, यानी यहाँ पे कोष्टक में लिख सकते हैं आप अनंत। वैसे मैथ में हिंदी बहुत कम लिखी जाती है, ज़्यादातर आप यहाँ पे एक नहीं लिखोगे, आप यहाँ पे यानी कि गणित की संख्या से कहीं पे भी बताऊँ मैं कि यानी कोई डेफिनेशन बोलूँ मैं, जैसे एक से बड़ी बेपराकृत संख्या इस तरह से, तो आप एक नहीं लिखोगे, आप एक गणित में लिखोगे, हिंदी में नहीं। नंबर अब आप नेक्स्ट हेडिंग डालोगे अभाज्य संख्या, क्या अभाज्य संख्याएं। नंबर 3 पे हेडिंग रहेगी, नंबर 4 पे कहाँ तक हुए, हाँ नंबर 3 पे हेडिंग रहेगी अभाज्य संख्या, क्या अभाज्य संख्याएं, क्या हेडिंग रहेगी अभाज्य संख्याएं। इसमें आप डैश करके लिखोगे कि एक से बड़ी वे प्राकृतिक संख्याएं
एक से बड़ी वे प्राकृतिक संख्याएं जो एक या स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित ना हो, किसी और संख्या से विभाजित ना हो, क्या किसी और संख्या से विभाजित न हो, किसी और संख्या से विभाजित ना हो, क्या किसी और संख्या से विभाजित ना हो। फॉर एग्जाम्पल क्या डेफिनेशन है कि एक से बड़ी वे संख्याएं, एक से बड़ी वे प्राकृतिक संख्याएं, एक से बड़ी यानी एक से बड़ी क्या होती है 2। एक से बड़ी वे संख्याएं जो एक या स्वयं के अलावा एक, पहले आप इसमें अगर आप एक से भाग दोगे तो एक से भाग चला जाएगा पूरा, कि हाँ बिल्कुल चला जाएगा, कितनी बार जाएगा 2 बार, तो एक से तो भाग चला पहली कंडीशन फॉलो हुई। फिर क्या है, एक या स्वयं के अलावा, स्वयं का मतलब क्या है, जो संख्या यहाँ पे है, स्वयं का मतलब क्या है, जो संख्या यहाँ पर है यानी 2। पहले एक से ट्राई करेंगे फिर 2 से ट्राई करेंगे, 2 से आप इसमें भाग दो कितनी बार जाएगा 1 बार, कितनी बार जाएगा 1 बार। तो आप देख सकते हैं इसमें दोनों कंडीशन फॉलो कर रहा है, एक का भी भाग जा रहा है और स्वयं यानी कि 2 का भी भाग जा रहा है। तो ये एक कौन सी अभाज्य संख्या है कि नहीं, कि हाँ बिल्कुल अभाज्य संख्या है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इससे मानो में 4 है, ठीक है, तो 4 में पहले एक का भाग दोगे तो एक का भाग कितनी बार जाएगा 4 बार, कितनी बार जाएगा 4। 4 में आप एक का भाग दोगे कितनी बार जाएगा 4 बार। अब क्या कह रहे हैं, एक और स्वयं के अलावा, स्वयं का मतलब क्या है, जो संख्या यहाँ पे होती है। अब आप 4 में 4 का भाग दोगे, 4 में 4 का भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा 1 बार, कितनी बार जाएगा 1। तो इससे दूसरी कंडीशन फॉलो हुई, एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से विभाजित ना हो। अब आप देख सकते हैं 4 है, अब आप किसी और संख्या से किससे और कट जाएगी, 2 से कट जाएगी। तो ये तो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से 2 से कितनी बार कटेगी 2 बार। तो आप देख सकते हैं कि 4 एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो रही है, तो ये अभाज्य संख्या नहीं हुई। इसमें क्या कंडीशन है कि एक या स्वयं के अलावा किसी और संख्या से विभाजित ना हो, किसी और संख्या से विभाजित नहीं होनी चाहिए, किसी और संख्या से विभाजित नहीं होनी चाहिए। तो 4 तो 2 से विभाजित हो गई, 4 तो 2 से विभाजित होगी, तो ये क्या है, भाज्य संख्या है, अभाज्य नहीं है। भाज्य के बारे में अभी बताऊंगा। नेक्स्ट है, मान लीजिए 3 है, तो 3 एक अभाज्य संख्या है कि नहीं, कि हाँ बिल्कुल है, क्योंकि 3 में एक का भाग जाएगा और 3 का भी भाग जाएगा, यानी एक का और स्वयं का ही भाग जाएगा और किसी भी संख्या का भाग नहीं जाएगा। लेकिन 4 में तो 2 का और भाग चला जाएगा, इसलिए 4 एक अभाज्य संख्या नहीं है। कौन सी संख्या है, भाज्य। फिर है 5 में एक और स्वयं का ही जाएगा। 7 इसमें भी एक और स्वयं का जाएगा। इस तरह से बहुत सारी संख्या हो सकती हैं, और आगे संख्या आपको मुझे कमेंट में बतानी है अभाज्य संख्या और क्या क्या हो सकती है। जैसे 11 हो सकती है, 13 हो सकती है। 13 में सिर्फ 13 का आएगा और 1 का आएगा, और 15 नहीं होगी क्योंकि 15 में 3 का भी चला जाएगा, 5 का भी चला जाएगा, और 17 हो सकती है। इस तरह से बस इतनी काफ़ी है। अब फिर क्वेश्चन आएगा, फिर मैं और समझाऊंगा। अब हेडिंग डालेंगे आप भाज्य संख्याएं। तो फिलहाल आप यहाँ तक नोट कीजिए, फिर चलता हूँ भाज्य संख्याओं की तरफ। हाँ, भाज्य संख्या में आप डैश करके लिखोगे कि एक से बड़ी वे प्राकृतिक संख्याएं, एक से बड़ी वे प्राकृतिक या प्राकृत संख्याएं, एक से बड़ी वे प्राकृतिक संख्याएं जो एक या स्वयं को छोड़कर या फिर एक या स्वयं के अलावा किसी और संख्या से भी विभाजित हो जाएं, किसी और संख्या से भी विभाजित हो जाएं, किसी और संख्या से भी विभाजित हो जाएं। क्या, किसी और संख्या से भी विभाजित हो जाएं। किसे कहते हैं वो, सॉरी, भाज्य संख्या किसे कहते हैं कि एक से बड़ी वे प्राकृतिक संख्याएं जो एक या स्वयं के अलावा किसी और संख्या से भी विभाजित हो जाएं। अभाज्य संख्या में क्या था कि एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से विभाजित नहीं होनी चाहिए, और इसमें क्या है कि एक और स्वयं के अलावा किसी और से भी विभाजित होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 4 ले लीजिए,
4 में आप देखोगे पहले इसमें 1 का भी भाग चला जाएगा और 4 का भी भाग चला जाएगा, और एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से भी भाग जाना चाहिए। और आप इसमें देखोगे इसमें 2 का भी भाग चला जाएगा, कितनी बार, 2 बार। तो ये एक भाज्य संख्या है कि नहीं है, कि हाँ ये बिल्कुल एक भाज्य संख्या है। 5 एक भाज्य संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या का भाग ही नहीं जाएगा। 6 ले लीजिए, 6 में आप 6 में 1 का भी चला जाएगा, 6 का भी चला जाएगा, यानी एक और स्वयं का चले जाएगा। अब देख सकते हैं आप 6 में 2 का भी चला जाएगा और 3 का भी चला जाएगा, तो ये एक भाज्य संख्या है। और आगे 8 में 2 का चला जाएगा, 4 का चला जाएगा, और अब ले लिए 9 में कितने आएगा, 1 का चला जाएगा, 9 का भी चला जाएगा, एक और स्वयं का चला जाएगा। इसके अलावा किसी और संख्या से चेक करेंगे तो इसमें 3 का भी चला जाएगा। तो ये कौन सी संख्या है? ये एक भाज्य संख्या है। अब अगले यहाँ तक ये भाज्य संख्या यहीं फिनिश होती है। अब आप हेडिंग डालोगे परिमेय संख्या। क्या? परिमेय, ये नंबर 4 थी। नंबर 5 परिमेय संख्या। क्या? परिमेय संख्या। क्या हेडिंग डालोगे? परिमेय संख्या। क्या हेडिंग डालोगे? परिमेय संख्या। इसे आप क्यू से डिनोट करते हैं, इसे क्यू से डिनोट करते हैं। परिमेय संख्या ज़्यादातर बच्चे जानते होंगे, शायद 8th में पढ़ा हुआ। इन संख्याओं को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। क्या? इन संख्याओं को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, यानी जो संख्या P/Q यानी कि भिन्न के रूप में लिखी हो, यानी बट्टे के रूप में लिखी हो, जैसे 3/2/3, ये एक परिमेय संख्या है कि नहीं? कि हाँ बिल्कुल है, क्योंकि P/Q के रूप में लिखी है, क्योंकि P यहाँ पे 2 का काम कर रहा है और Q 3 का काम कर रहा है, यानी भिन्न के रूप में, यानी बट्टे के रूप में लिखी होनी चाहिए, बस, और ज़्यादा कुछ नहीं। 1/2 है, मान लीजिए 0.5 एक परिमेय संख्या है कि नहीं? कि हाँ बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि आपने जब 8th में पढ़ा हुआ कि ऊपर से या किसी के बट्टे में कुछ नहीं होता है तो 1 होता है। 1 कोई संख्या अगर कैसी भी लिखी हो, यानी अकेली संख्या लिखी हो, तो उसके अपॉन आप 1 मान सकते हो। कि हाँ बिल्कुल मान सकते हैं। और जैसे ही ऊपर से पॉइंट हटाते हैं वैसे ही 0 नीचे बढ़ाते हैं। और देख लेते हैं ऊपर एक संख्या बाद पॉइंट है तो नीचे एक संख्या है, यानी राइट हैंड से देखते हैं कितनी संख्या है। एक संख्या है तो नीचे एक 0, 2 संख्या होंगी तो नीचे 2 0, तो बराबर कितने आएगा? 5/10। क्या आएगा? ये 5/10। तो आप देख सकते हैं किसी 0.5 को आप भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, तो ये एक परिमेय संख्या है। अब नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे आप अपरिमेय संख्या। क्या? अपरिमेय संख्या। हाँ दोस्तों, अब आप हेडिंग डालोगे अपरिमेय संख्या। क्या? अपरिमेय संख्या है। कि अपरिमेय संख्या क्या होती हैं? कि वे संख्याएं जिनको P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। वे संख्याएं जिनको P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। वे संख्याएं जिनको P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। वे संख्या जिनको P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल बात करूं मैं कि P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल √2 है, √3 है और पाई है। इस तरह से इन संख्याओं को अपॉन में नहीं लिखा जा सकता। तो यहीं पे फिनिश होती है आपकी अपरिमेय संख्या। अब बारी है आपकी वास्तविक संख्या। आप देखिए वास्तविक संख्या हेडिंग डालेंगे आप। वास्तविक क्या हेडिंग डालोगे? वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या को हम कहते हैं रियल नंबर। इसे आर से नोट करते हैं। इसमें आप लिखोगे सभी संख्याओं का संग्रह। क्या? सभी संख्याओं का संग्रह। यानी कि जितनी संख्या होती हैं वो वास्तविक संख्या होती हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, 0 हो, कुछ भी हो। जितनी भी संख्याएं होंगी वो सभी वास्तविक संख्याएं होंगी। जितनी भी संख्याएं होंगी वो, यानी कि जो जैसे पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल 1, 2, -1, -4, -3
डॉट 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 इसी तरह से, यानी कुछ भी, यानी कि नेगेटिव या पॉजिटिव जीरो कुछ भी हो सकती है, यानी कि वास्तविक संख्याएं नेगेटिव भी हो सकती हैं, पॉजिटिव भी हो सकती हैं। जितनी भी संख्या होती है इसमें क्या लगा, सभी संख्याओं संग्रह, जितनी भी संख्या होती हैं वास्तविक संख्याएं ही होती हैं। अब आप हेडिंग डालोगे वास्तविक संख्याएं और उन, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, वास्तविक संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार, क्या दशमलव प्रसार, वास्तविक संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार। इसमें आप लिखो ये 3 प्रकार के होते हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं, क्या ये 3 प्रकार के होते हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं। तो फिलहाल आप इसे नोट कीजिए, फिर मैं इसे बताता हूँ कौन कौन से प्रकार होते हैं। देखिए पहला प्रकार क्या है, शांत। शांत में क्या है, इस स्थिति में, शांत का इसमें क्या लिखेंगे आप कि इस स्थिति में शेष 0 हो जाता है, क्या इस स्थिति में शेष 0 हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यानी कि इसमें शेष कुछ नहीं बचता, यानी शेष कुछ नहीं बचना चाहिए। जैसे आप बात करो, जैसे 10/5 लिखा हो, 10/5, तो इसमें आप 5 का कितनी बार चलाएगा, पूरा भाग चलाएगा 2 बार, कोई शेष बचा कि नहीं बचा। तो ये क्या है, शांत है, क्या है, शांत वास्तविक संख्या है। कौन सी है, शांत वास्तविक संख्या है। जैसे कहीं लिखा हो 20/2, तो कितनी बार चलेगा, 10 बार, तो ये क्या शांत वास्तविक संख्या है। तो इस तरह से आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं। यहाँ पर जैसे 1/2 है मान लीजिए, तो 1/2 में आपको बताया है कि अगर 1 में 2 का भाग दोगे तो देखिए कुछ नहीं, तो पहले अगर यहाँ पे 1 0 बढ़ा लोगे, यहाँ पे 1 0 बढ़ाओगे तो यहाँ पे पॉइंट बढ़ाना पड़ेगा, यहाँ पे पॉइंट लगाना पड़ेगा। अरे 1 0 लगाओ तो यहाँ पे पॉइंट लगाना पड़ेगा। और 2 में 10 कितनी बार जाएगा, 5 बार, तो 0.5 कितनी जाएगा, 5 बार। तो यहाँ पे कोई शेष बचा के नहीं बचा। तो इस तरह से 1/2 हो सकती है, या फिर 10/5 हो सकती है, डॉट डॉट। इसी तरह से आप कुछ भी लिख सकते हैं, यानी 9/3 पूरा भाग चलाया है कि नहीं, कि हाँ बिल्कुल चलाया जाएगा। तो ये शांत वास्तविक संख्या है। नंबर 2 हेडिंग डालोगे आप, अनवसानी आवर्ती। नंबर 2 अनवसानी आवर्ती, क्या आवर्ती, इसे आकर के लिख सकते हैं, इसे कहते हैं अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती भी कहते हैं, अशांत आवर्ती भी कहते हैं, अशांत आवर्ती भी कहते हैं। इसमें आप लिखोगे इस स्थिति में शेष की पुनरावृत्ति होती है। इस स्थिति में शेष की पुनरावृत्ति होती है, यानी कि इस स्थिति में शेष रिपीट होता है, क्या रिपीट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल 1/3 है, एग्जांपल तो मान ली 1/3 है। 1/3 में आप यानी 3 का जैसे आप 1 में भाग दोगे, 3 का 1 में भाग दोगे तो कुछ नहीं, तो यहाँ पे मान ली अब 3 का 1 में तो जाएगा नहीं, तो सबसे पहले बढ़ाएंगे यहाँ पे 0, यहाँ पे बढ़ाएंगे क्या, पॉइंट। 1 0 बढ़ाया, 1 पॉइंट ले बढ़ा दिया, ठीक है। और यहाँ पे 1 0 और बढ़ाते तो अब यहाँ पे पॉइंट नहीं आता, पॉइंट तो एक बार ही लगाते हैं, फिर यहाँ पे क्या आता है, 0, क्या आता है, 0। पॉइंट तो एक ही बार लगाते हैं, फिर यहाँ पे 0 आता, पॉइंट लगाने के बाद फिर 0 बढ़ाते आते हैं, जितने यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे फिर उतनी यहाँ पे। तो 3 का जैसे ही आप जाओगे 3 3 9, कितनी आ जाएगा, 9 यहाँ पे आ गया, 3 बार गया, फिर क्या बचा 1, फिर यहाँ पे 0 बढ़ाना पड़ेगा, फिर यहाँ पे 0 बढ़ाना पड़ेगा, फिर इसमें दोगे 3 3 9, क्या 3 3 9, इस तरह से। फिर यहाँ पे क्या है, फिर यहाँ पे कितना बचा, शेष 1 बचा, यानी कि शेष बार 1 बच रहा है, यहाँ पे भी 1 बचा, यहाँ पे भी 1 बचा, आगे फिर 2 फिर 1 बचेगा, तो शेष की पुनरावृत्ति हो रही है। तो ये क्या है, अशांत, कौन सी, अशांत आवर्ती है, क्या अशांत आवर्ती है। अब नेक्स्ट हेडिंग डालोगे आप अशांत अनावर्ती। अशांत अनावर्ती, तो फिलहाल आप इसे नोट किए, फिर चलता हूँ अशांत अनावर्ती की ओर। अशांत अनावर्ती में आप लिखोगे इस स्थिति में
शेष की पुनरावृत्ति नहीं होती है। क्या? शेष की पुनरावृत्ति, इस स्थिति में शेष की पुनरावृत्ति नहीं होती है। क्या? इस स्थिति में शेष की पुनरावृत्ति नहीं होती है। बस यहीं पे अब जैसे फॉर एग्जांपल बात करूँ मैं, तो मान लीजिए √2 है। अब √2 का मान √2 नहीं, आप मान लीजिए हाँ √2 ही ले लीजिए चलिए। तो √2 का आप जैसे ही मान निकालोगे, √2 का जैसे ही आप मान निकालोगे तो क्या आएगा? 0.414 इस तरह से आएगा। यानी इसमें शेष की पुनरावृत्ति नहीं हो रही, इसमें शेष की पुनरावृत्ति नहीं होगी। जैसे और एग्जांपल ले लीजिए, आप 0.5 यानी 1/2 ही ले लीजिए चलिए। जैसे 1/2 लोगे तो 1/2 में भी आप देख सकते हो 0.5, इसमें तो डायरेक्ट पूरे जगह शेष कुछ ही बच ही नहीं रहा है, ना ही शेष की पुनरावृत्ति हो रही है। तो ये कौन सी संख्या? अशांत अनावर्ती। अशांत अनावर्ती संख्या एक, यानी आप कहीं आपको क्वेश्चन दिया जाए कि बताइए शांत संख्या एक अशांत अनावर्ती संख्या होती है, क्या आप लोगोगे? हाँ, क्योंकि इसमें यानी कि उसमें तो कुछ शेष ही नहीं बचता था और इसमें शेष की पुनरावृत्ति नहीं होती। हमें क्या लें, हमें शेष बचे या ना बचे, हमें उससे कोई मैटर नहीं करता है। हमें बस ये देखना है कि शेष की पुनरावृत्ति हो रही है कि नहीं। एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं √2, इसका मान होता है 0.414 इस तरह से। अब आप हेडिंग डाल लिखेंगे घातांक नियम। क्या? घातांक नियम। क्या है? घातांक नियम। घातांक नियम में क्या है? नंबर फर्स्ट, a⁴m इंटू a⁴n, इसे आप लिख सकते हैं a⁴m+n। यानी घातें अगर मल्टीप्लाई में हो तो उसे प्लस में लिखा जा सकता है। नंबर 2, जैसे फॉर एग्जांपल बात करूँ इसके में, तो देखिए यहाँ पे ए तो सेम रहेगा, यानी 2 × 2 कहीं पे लिखा हो और m n की जगह पे कोई चेंज संख्या यानी 3 यहाँ पे हो 4 यहाँ पे हो, तो इसे क्या लिख सकते हैं? 2⁴ 3 + 4 इक्वल टू कितना आएगा? 2⁴7। और 2⁴7 का मान कितना होता है? इक्वल टू कितना आएगा? 2⁴7। और 2⁴7 का आप मान जानते होंगे, यानी 2 का 7 बार मल्टीप्लाई करना है। नंबर 2 है आपका a⁴m और इसकी पावर n, यानी घात के ऊपर घात लगी हो तो हम लिख सकते हैं a⁴mn। घात के ऊपर घात लगी हो तो यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं आप। नंबर 3 है a⁴m लिखी हो तो आप लिख सकते हैं इसे a⁴m-n। नंबर 4 में a⁴m लिखा हो और b⁴m लिखा हो तो आप लिख सकते हैं इसे a⁴m। यहाँ पे मैं यानी डॉट लगा, इसका मतलब मल्टीप्लाई में है संख्या। क्या है? मल्टीप्लाई में। क्या है? मल्टीप्लाई में। जैसे हम इसका एग्जांपल तो बता ही दिया था। अब जैसे इसके एग्जांपल की बात करूँ मैं, तो मान लीजिए कहीं पे लिखा है a की जगह पे कोई संख्या मान ली 3 मान ली आपने, और m की जगह पे मान ली 2 मान ली, m की जगह पे 2 मान ली, m की जगह पे 2 मान ली, यानी 3 की पावर 2 है और इस पूरे की पावर क्या है? मान लीजिए 3 है, इसकी 4 मान लीजिए चलिए। तो आप इसे लिख सकते हो 3 की पावर 4 में 2 का मल्टीप्लाई करो, 4 में 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो 8, 3 की पावर 8, इसे ऐसे लिख सकते हो। और इसे इसका एग्जांपल की बात करूं मैं, तो मान लीजिए कहीं पे लिखा हो यानी मान लीजिए 5 की पावर 2 लिखा हो और नीचे 5 की पावर 3 5 की पावर या 1 मान लीजिए आप, हाँ 5 की पावर 3 मान लीजिए चलिए। तो आप इसे क्या लिख सकते हैं? a⁴m-n, यानी 5 की पावर 2 - 3 यानी 5 की पावर -1। क्या लिखोगे? 5 की पावर -1। इसके एग्जांपल की बात करूं तो मान लीजिए यहाँ पे दिया 2, यहाँ पे दिया 3 और इसकी पावर 5 है, इसकी पावर भी 5 है, तो आप इसे क्या लिख सकते हैं? 6 की पावर 5, यानी 2 × 3 यानी a की पावर 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई। तो 2 का 3 मल्टीप्लाई करोगे या 6 की पावर 5 और 6 की पावर 5 का आप 5 बार मल्टीप्लाई कर देना, 6 का आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों यहीं पे ख़त्म होता है इसका बेसिक कॉन्सेप्ट, और इसको आपको बहुत अच्छे से समझना और बहुत अच्छे से होमवर्क में पढ़ना है। और कोई डाउट हो, कहीं पे नहीं समझ में आया हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि यहाँ पे समझ में नहीं आया है, तो मैं फिर से रिपीट कर दूंगा और फिर अगली वीडियो में कराऊँ मैं एक्सरसाइज 1.1। और दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।